हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और आज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट का रिवीजन है, दैट इज अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो मैंने पूरी रिवीजन सीरीज में आपको बताया कौन सी यूनिट है कितनी वेटेज की, और सबसे ज़्यादा वेटेज की आपकी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी है 6 मार्क्स की वेटेज के साथ। तो 6 मार्क्स किस तरीके से हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट में से अचीव करने हैं वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो क्लास को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो एंड तक क्लास में बने रहिएगा। हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और आफ्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लास। 3 यूनिट्स हैं और 10th मार्च तक हम पूरा सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का भी कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 डेज मिलेंगे और 18th मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो 10th मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और हो सकता है मुझसे पहले ही अपनी सारी रिवीजन कंप्लीट कर लें। और बीच में ही मैं एक न्यूमेरिकल की क्लास बनाऊंगी आपके लिए, जिससे कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाए, आपको समझ आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड टू रेजिडेंस ऑफ कंट्री एंड रिलेटेड टू रेजिडेंस ऑफ फॉरेन कंट्री, ओके, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो हुआ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पर हम सारी पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एक और कंपोनेंट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, बट आपके लिए ये 2 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम बस इसे समझेंगे। और जब आपको एग्जाम में लिखने को बोलेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन लिखकर आप ये दोनों कंपोनेंट्स वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें हमारी सारी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। क्लियर? एंड कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारी सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है रिलेटेड टू रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो क्लियर हुआ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है लाइक करंट अकाउंट एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, तो आपको वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन भी बतानी होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देन आप उसके कंपोनेंट्स को क्लियर करेंगे कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल दिया आपको, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट है उनके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको। तो अगर आप चाहें तो बीओपी जो है हमारा, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं सबसे पहले। उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है ये बताएंगे और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बताएंगे। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स का आता है तो 6 मार्क्स में इतना मटेरियल तो लिखना होगा आपको जो आपको इजीली 6 मार्क्स मिल जाए। बाकी आप डायरेक्टली भी क्लियर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, और उसके कंपोनेंट्स को फिर इस तरीके से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जो डायग्राम्स हैं हमारे, फिगर जो हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो डायग्राम और फिगर कंपलसरी है। अगर आप ये बनाते हैं ना तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि ईजिली सब कुछ समझ आ रहा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में डायग्राम एंड फिगर ये सब बनाना ज़रूरी है। अब आप ग्रेजुएशन करोगे आगे तो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ग्रेजुएशन में भी बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, तो अगर आप डायग्राम एंड फिगर बना के उसे क्लियर करते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा और प्रेजेंटेशन इसी तरह करिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो जल्दी से कंपोनेंट्स देखते हैं बीओपी के। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, सबसे पहले करंट अकाउंट के देखते हैं। करंट अकाउंट में ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। करंट अकाउंट में अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड
दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का हो चाहे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज का हो, वो दोनों ही हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, जो भी इनकम से रिलेटेड रिसीप्ट हुई हैं या जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो भी हमारे करंट अकाउंट में आती है। सो दैट इज़ वाई ये कंपोनेंट है हमारा बीओपी का। क्लियर। कंपोनेंट ऑफ बीओपी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये हमारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। क्लियर। तो ये चार्ट या डायग्राम मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप इसी तरीके का बना के आएँ और बहुत अच्छे से आपको भी याद हो जाएगा ये, और जब आप आंसर शीट में लिखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, मेरी यही सजेशन है। आगे चलते हैं। अब जब मैंने बोला आपको कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स जितने भी हमने अभी 4 पढ़े हैं उन सबको आप एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, इसमें सभी विजिबल आइटम्स आ जाएगी, स्टील है, मशीनरी है, क्लोथ्स हैं, वो सब। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बात कर रहे हैं तो वो इनविजिबल आइटम्स हो गई। सर्विसेज लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, वो सारी सर्विसेज हमारी इनविजिबल में आ जाती है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ट्रेड इन गुड्स विजिबल ट्रेड एंड ट्रेड इन सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड। जो दिखता है वो विजिबल हो गया और जो नहीं दिखता है वो इनविजिबल ट्रेड हो गया। क्लियर। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? लाइक डोनेशन, गिफ्ट्स, रेमिटेंस, ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड एसेट्रा, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है जो कि एक सिंगल पर्सन देता है, बट ये ज़रूरी नहीं है बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। ठीक है, लाइक गिफ्ट्स। अब आज अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना वो भी हमें कल गिफ्ट देगा। अब डोनेशन देते हैं तो डोनेशन इसलिए तो नहीं दिया जाता कि बदले में हमें भी डोनेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है, एक वॉलंटरी इच्छा होती है कि खुद से वो देना चाहता है किसी को विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, रिटर्न में उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया। क्लियर हुआ करंट अकाउंट? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एक्सप्लेन 1 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में चेंजेस होके आ सकते हैं बट कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा आपका। तो कॉन्सेप्ट की पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, टॉपिक्स आपको याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कैसा भी आए उसे टैकल कर पाएंगे। क्लियर। तो कितने भी कंपोनेंट्स पूछ ले आप बता सकते हैं इजीली, क्योंकि 4 मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं और 3 इधर करा दिए हैं, तो इतने ही कंपोनेंट्स आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इनमें से आपसे 2-2 पूछ लेंगे और बोल देंगे एक्सप्लेन करो बीओपी को भी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर। तो हमने करंट अकाउंट के कंपोनेंट देख लिए, अब कैपिटल अकाउंट के देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमने बोरोइंग एंड लैंडिंग देखा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखी। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। बीओपी एंड बीओटी में डिफरेंस हो सकता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जो हमारा बीओपी का चैप्टर है उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन बन सकते हैं, लाइक बीओपी, बीओटी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बीओपी का मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, आप शॉर्ट वीडियो से भी देख सकते हैं। बाकी बीओपी जो है वो हमारा एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, बीओटी हमारा नैरो कॉन्सेप्ट होता है, और बीओपी के अंदर हमारा बीओटी आता है। और बीओपी हमेशा बैलेंस अकाउंट शो करता है क्योंकि ये बेस्ड होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस्ड तीनों हो सकता है। फेवरेबल कब होता है? जब वो सरप्लस होता है। सरप्लस कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं हमारे और इम्पोर्ट्स कम होते हैं, यानी हम आयात कम कर रहे हैं और निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो हमारा सरप्लस हुआ। एंड अनफेवरेबल कंडीशन कब होती है? जब डेफिसिट होता है, यानी हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का डेफिसिट हो रहा है, यानी हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो हमारी अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। और बैलेंस्ड तो आपको पता ही है, जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो बैलेंस्ड सिचुएशन होगी। क्लियर। बीओपी इंक्लूड करता है विजिबल और इनविजिबल दोनों ट्रेड को, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड करता है सिर्फ विजिबल ट्रेड को, जो दिख रहे हो वो ही ट्रेड हमारा बीओटी में आता है। दैट्स वाई इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, तो बीओटी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, बट बीओपी जो होता है वो गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल तीनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है।
डिफरेंस समझ आया बीओपी और बीओटी में? इस वजह से बीओपी के अंदर बीओटी आता है, इसलिए बीओपी जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड बीओटी जो है नैरो कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब देखिए डिफरेंस आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये होती है जब हम कंट्री की करेंसी की वैल्यू पैक्ड कर देते हैं। पैक्ड मतलब फिक्स्ड करना, किसके साथ? दूसरी करेंसी के साथ। लाइक $1 जो है हमारा वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई कि $1 अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। या कोई फॉरेनर आता है और उसे हमारे 100 रुपये चाहिए तो वो $1 देगा, हम उसे 100 रुपये दे देंगे, ठीक है। बेसिक से एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको जस्ट। तो पैक्ड मतलब यही होता है कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू जब फिक्स्ड कर लेते हैं वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है, क्योंकि एक्सचेंज करने की एक रेट बना दी हमने कि भाई 100 रुपये में $1 आप ले सकते हैं और $1 के बदले हम 100 रुपये आपको दे सकते हैं। तो एक एक्सचेंज रेट बन गई है जो कि फिक्स्ड है। और जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन करता है। एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो इंक्लूड करता है $US और द यूरो करेंसीज, ठीक है। डिफरेंट करेंसीज को इंक्लूड करता है, लाइक $US एंड यूरो वगैरह, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्लेक्सिबल रेट है, यानी कि ये चेंज हो सकती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कैसी सप्लाई है, कैसी डिमांड है करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। इसलिए ये एक्सचेंज रेट जो होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है फ्रीली, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है इसकी रेट। क्लियर? क्योंकि मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड है, कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है। यानी कि जब चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में, इन्फ्लेशन में, ट्रेड बैलेंस में, तो मार्केट फोर्सेस में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से ये फ्लक्चुएट करती है। और कई सारी मेजर इकोनॉमीज में ये इंक्लूड होता है, लाइक US, कनाडा, जापान, ठीक है। वो सब फॉलो करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को। फिक्स्ड क्या है और फ्लेक्सिबल क्या है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। इनसे रिलेटेड आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक्सप्लेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हमने समझ लिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है। तो अब हमारे लिए आसान हो गया समझना कि उसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको बाय चांस एग्जाम में ऐसा होता है कि याद नहीं आता कि कौन कौन से मेरिट्स थे, तो अब आप खुद का दिमाग चला सकते हैं इस चीज़ में कि जब हम बात फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कर रहे हैं तो उसकी डीमेरिट क्या हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं कि डीमेरिट में इनस्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो जब कोई रेट फ्लेक्सिबल होगी तो उसमें स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, तो वो इनस्टेबल है, यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, स्पेक्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने खुद के थॉट्स दे सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको पता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है क्या। तो मैंने अच्छे से समझा दिया है ये दोनों रेट्स क्या हैं। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप खुद पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने से वो समझ आए कि क्या मेरिट्स हो सकते हैं और क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। जल्दी से एक रीडिंग कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स होंगे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, इसकी खुद में खुद एडजस्टमेंट हो जाती है जिसकी वजह से मेंटेन रहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। रेड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा। तो ये अच्छी बात है कि जब अपने आप ही सब कुछ स्टेबल हो रहा है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमम रहेगा और जिसकी वजह से रिस्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी भी कम रहेगा। एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, तो जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा सभी रिसोर्सेज का, कि अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे जिसकी वजह से प्रमोट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये थे मेरिट्स। डीमेरिट्स देखिए, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वॉलेटाइल होती है, यानी वॉलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, यानी कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आती है। मैंने आपको बताया था कि जो डीमेरिट होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी भी इसकी एक डीमेरिट है। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में से आपको कितनी सारी डीमेरिट्स भी मिल रही है। तो आपको एक्सप्लेन ही इस तरीके से करना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल नेचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी।
और इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही करेंसी स्पेकुलेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इकोनॉमी को। तो दैट्स वाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ये बहुत बड़ा डीमेरिट है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल है। क्लियर? इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी प्रॉफिटेबिलिटी पे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी तो उस टाइम इन्फ्लेशनरी प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो गुड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, विच कैन लीड टू हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, जिसकी वजह से कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है और एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है और करेंसी स्पेकुलेशन हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात हो गई। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं वो समझते हैं। तो मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें सर्टेनिटी रहेगी। फ्लेक्सिबल में सर्टेनिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, बट फिक्स्ड में सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी दोनों होंगी। इसमें लो इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है, दैट्स वाई हमारी इन्फ्लेशन का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है, तो इस वजह से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। तो ये फ़ायदा है हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। क्लियर? अब डीमेरिट्स क्या हैं? इसके भी कोई नुकसान तो होंगे। जब किसी चीज़ के कोई फ़ायदे होते हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो देखिए डीमेरिट्स क्या हैं? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो इस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है जितनी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होती है। और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल में इतना नहीं होता है। एक्सटर्नल शॉक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो ये उसके डीमेरिट्स हो गए। एक्सटर्नल शॉक्स लाइक चेंज इन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये डीमेरिट्स हो जाते हैं हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो समझ आए डीमेरिट्स एंड मेरिट्स थे हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। तो अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, तो सब कुछ करके जाइएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपका आ ही सकता है। उसके साथ साथ आपसे इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पूछ लेंगे, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अब अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको, क्योंकि आपने इन दोनों एक्सचेंज रेटों को अच्छे से समझ लिया कि ये बेसिकली है क्या। तो कब अनसर्टेनिटी होगी? जब फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, उसमें करेंसी का स्पेकुलेशन भी हो सकता है। बट जो रेट ही फिक्स्ड है उसमें क्या अनसर्टेनिटी होगी? उसमें तो स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी उसका मेरिट हो गया। उसका फ़ायदा क्या है कि वो स्टेबल रहेगी। क्लियर? सो आई होप बहुत ही अच्छे से आपको इन सब के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड। किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन करते हैं? तो बेसिकली जब एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक दूसरे को जहाँ कट करेगी, उस पॉइंट पे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे या फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? देखिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है जहाँ पर डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज का इंटरसेक्ट करता है सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज को, तो वो रेट हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। देखिए डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, जिसे हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो ईजिली आपको यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रेट कब कैसे डिटरमाइन होता है वो आप इजीली बता सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप पहले बताइए कि जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, तो उस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज मिलता है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अब एक डिफ्रेंशिएशन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से आ सकता है, और इनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं। मैंने एक 2 घंटे की एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है, तो आप वहाँ से सभी 50 एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। उन 50 में से आपके डेफिनेटली एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ दी है, अभी बहुत जल्द इंडियन इकोनॉमिक्स की भी एमसीक्यू सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी चैनल पे, तो आप वहाँ से इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू भी कवर कर सकते हैं। उन सभी 100 क्वेश्चंस में से आपके 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो सभी कवर हो जाएंगे, तो प्लीज़ उन्हें करके जाइएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसमें से ही सारे एमसीक्यू आने वाले हैं आप सभी के, तो अच्छे से करिएगा उन्हें। तो ध्यान रखिएगा, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से भी आपका एमसीक्यू बन सकते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है?
जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होती है फॉरेन करेंसी के मुकाबले तो उसे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हमारा एक $80 80 में एक्सचेंज हो रहा है और अब हमें 75 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं एक $1 के लिए, तो इसका मतलब हुआ जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर गई। कैसे? पहले हम $1 के लिए 80 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब उसी $1 के लिए हम 75 रुपीज़ पे कर रहे हैं, यानी कि अब हम कम पे कर रहे हैं, यानी हम कम पे कर रहे हैं उस सिंगल डॉलर के लिए। तो यानी हमारी वैल्यू जो है करेंसी की वो अप्रिशिएट हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। ठीक है, जब हमारी वैल्यू में इंक्रीमेंट आए, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाए एज कम्पेयर टू डॉलर। एंड डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, जब एक $1 हमें 80 रुपये का पड़ रहा था और अब 85 रुपीज़ का पड़ रहा है, यानी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है हमें एक $1 के लिए, तो वो हमारा डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी होता है। यानी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसे डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। ठीक है, कि 80 पे कर रहे थे, अब ज़्यादा पे कर रहे हैं, 5 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं उसी $1 के लिए, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, दैट्स वाई हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। सो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आई होप आपको अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, इन्हें पढ़ के जाइएगा। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसमें आपसे हैजिंग पूछा जाता है, स्पेकुलेशन पूछा जाता है, इन सबको याद करके जाइएगा। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को एफएक्स मार्केट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबका। स्पॉट मार्केट एंड करंट मार्केट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि स्पॉट मार्केट क्या होता है बताइए। जो इमीडिएट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ की जाती है वो स्पॉट मार्केट होती है। एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो फ्यूचर डिलीवरी के लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स की जाती है वो हमारी फॉरवर्ड मार्केट होती है, और जिस रेट में करते हैं उसे हम फॉरवर्ड रेट भी बोलते हैं। क्लियर? और लोग इन मार्केट में दो रीज़न से इंगेज होते हैं, हैजिंग और स्पेकुलेशन की वजह से, ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, जो भी लॉस होने वाला है हैजिंग की वजह से उसको, एंड प्रॉफिट अर्न कर सकें थ्रू स्पेकुलेशन। तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, हैजिंग, स्पेकुलेशन, ये सारे वर्ड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो स्पॉट मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट क्या है, हैजिंग, स्पेकुलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रही पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाइए, बट समझ लीजिए कि ये सब है क्या, तो आप अपने आप ही उसे एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर हो गए हैं, और साथ साथ हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिवीजन हो गई है। सो आई होप आप सभी को ये रिवीजन क्लासेस बहुत अच्छी लगी हों। अगर आज की क्लास भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टडीज़ पे भी इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं कि भाई बिजनेस स्टडीज़ की इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आइए, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ बनाऊँगी, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके बिजनेस स्टडीज़ में भी। अब हम बहुत जल्दी इंडियन इकोनॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो इसी तरह हम पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।